Hello student, I am Amit. This is the fourth video on your chapter gravitation, and in this video we will discuss equation of motion for freely fall body along with concept of mass and weight. ठीक है, तो देखिए अगर हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिगार्डिंग एक दो पॉइंट रह गया था, उसको मैं समझाना चाहता हूँ. लास्ट वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया था. तो देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिगार्डिंग आपने क्या देखा कि अगर किसी भी बॉडी को कम हाइट से गिराएंगे और अगर और ज़्यादा हाइट से गिराएंगे या बहुत ही ज़्यादा हाइट से गिराएंगे, तो इन सारे केसेस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी लगातार. यहाँ पे ज़्यादा एक्सीलरेशन लगेगा अर्थ का, यहाँ पे कम लगेगा और यहाँ पे और भी कम लगेगा. ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम जैसे अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपकी जी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है. जी की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, जैसे जैसे अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे जी की वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है. अर्थ के सरफेस के आप ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है. ये चीज हमने देखा था लास्ट वीडियो में. दूसरी चीज क्या है, अगर और सपोज ये आपकी अर्थ हो, ये अगर मान लीजिए आपकी अर्थ है तो और ये उसका सेंटर है, तो अगर इस बॉडी को अगर हम अर्थ के सेंटर की तरफ लेके आ रहे हैं, मान लीजिए आप क्या करके रहे हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ ला रहे हैं, तो इस केस में भी आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज ही करेगी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इस केस में भी डिक्रीज करेगी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर हम बॉडी को अर्थ के सेंटर पे ले आए तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी. क्या हो जाएगी? जीरो. क्लियर. तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो. अगर किसी बॉडी को अर्थ के सेंटर पे ले आए तो वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और बॉडी के अंदर वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी. वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी, उसका कोई वेट ही नहीं होगा. देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे वेटलेसनेस क्या होता है, अभी हम उसको भी देख लेंगे. ठीक है. तो अगर बॉडी को आप सेंटर पे ले आए तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो इससे आपने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हम अर्थ की सरफेस के ऊपर जाएंगे तब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होगी, और अगर नीचे आएंगे, सॉरी जीरो कह रहा हूँ, डिक्रीज करेगी, और अगर अर्थ की सरफेस से नीचे आएंगे तब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी. और अगर आप अर्थ की सरफेस से नीचे आते आते एक टाइम आएगा जब आप सेंटर पे पहुंच जाओगे तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी. क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. ठीक है. तो बस यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया था लास्ट वीडियो में, उसको मैंने कवर कर लिया है. आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक है. चलिए अब बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी. इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर किसी बॉडी को फ्रीली फॉल किया जाए, ठीक है, तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा. ठीक है. तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पहले भी पढ़ रखा था चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन वहां पर हमने क्या पढ़ा था, कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही थी. ठीक है, किसी रोड पे मूव कर रही थी स्ट्रेट, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन कर रही थी या रेक्टिलिनियर मोशन कर रही थी. तो हमने चैप्टर 1 में वो इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें क्या था हमारे पास, v बराबर u प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी किसके लिए? रेक्टिलिनियर मोशन के लिए. रेक्टिलिनियर मोशन अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही हो तो. और h इक्वल्स टू, सॉरी, और थर्ड इक्वेशन क्या थी आपके पास, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपकी रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन के लिए. अब इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉल बॉडी में भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा. देखिए कैसे, ये तो उसके लिए होगा. अगर हम इसके लिए बनाए तो यहाँ पर क्या आएगा, v बिकम v तो v ही रहेगा, कोई उसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी. u भी u ही रहेगा. a बिकम g, a आपका हो जाएगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन था नॉर्मल और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा. और t तो t ही रहेगा आपका, टाइम यहाँ पर भी होगा. तो a क्या हो गया हमारा, g बन गया. अब ये इक्वेशन कैसे चेंज होगी, अब इसको देखिए. तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी.
अब इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ जो डिस्टेंस कवर करती थी बॉडी, जिसको आप एस से लिखते थे, वो अब हो जाएगी हाइट। वो क्या हो जाएगी? हाइट। कि कितनी हाइट बॉडी ने कवर की, कितनी हाइट बॉडी ने कवर की। अगर उसको फेंका गया तो कितनी हाइट तक गई, या उसको ड्रॉप किया गया तो कितनी हाइट उसने कवर की। तो यू तो आपको पता यू है और टी आपको पता है टी है। हाफ ही रहेगा, ए बन जाएगा आपका जी और ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा फ्रीली फॉल बॉडी के लिए? यू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ वी स्क्वायर और यहाँ 2g s हो गया आपका h। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। ठीक है, तो अगर हम सारी इक्वेशन को एक साथ लिखें तो पहली इक्वेशन क्या निकल के आई? v इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या निकल के आई? h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आपकी क्या निकल के आई? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये तीन आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है। किसके लिए? किसी भी फ्रीली फॉल बॉडी के लिए, किसी भी फ्रीली फॉल बॉडी के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे तो आपको गिवन में कुछ भी नहीं गिवन होता है, एक आधे पॉइंट गिवन होते हैं और कुछ भी नहीं गिवन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ आपको कंसीडर करके चलना है। अगर कोई बॉडी, सबसे पहले आप ये समझिए, अगर किसी बॉडी को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे, ठीक है, बॉडी कहाँ से फेंक रहे हो आप? नीचे से ऊपर की तरफ। इसलिए मैंने एरो के थ्रू दिखाया कि ये कोई बॉल है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जब कोई बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आपको 0 लेके चलनी है। फाइनल वेलोसिटी क्या लेके चलनी है? 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्यों नहीं 0 ले सकते हैं? क्योंकि भाई इनिशियल वेलोसिटी से तो फेंकोगे, और ये फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों हुई? क्योंकि एक टाइम आएगा जब ये ऊपर जाके रुक जाएगी, तभी तो नीचे आने लगेगी, और ऊपर जाके रुकी, इसका क्या मतलब हुआ? फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तभी ये बॉडी वापस नीचे आने लगेगी। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 ना हुई होती तो क्या ये नीचे आती? कभी ना आती, ये ऐसे चलती चली जाती। तो फाइनल वेलोसिटी कहीं ना कहीं 0 हुई होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सेकेंड थिंग आपको क्या ध्यान रखना है, अगर किसी बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है किसी हाइट से, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है, जब किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 लेके चलनी है। ये कंसिडरेशन अगर आप नहीं लोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको ध्यान से आप याद रखना कि अगर किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 रखेंगे, और अगर किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट आपको रिमेंबर करने वाला है। दूसरी चीज़ देखिए क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में लेंगे आप। किस में लेंगे? नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। भाई अर्थ क्या कर रही है? नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, और बॉडी किधर जा रही है? ऊपर की तरफ। तो बॉडी में क्या हो रहा है? रिटार्डेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, और रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जी नेगेटिव हो जाएगा। और अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो जी आपको पॉजिटिव लेना है। कैसा लेना है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसमें तो आपका जी पॉजिटिव ही रहेगा। अर्थ क्या करना चाहती है? इस ऑब्जेक्ट को नीचे बुलाना चाह रही है, और ये बॉडी आ भी नीचे रही है, तो इसलिए जी यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव। और इस केस में जी नेगेटिव होगा, क्योंकि अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, लेकिन आपने फोर्स किधर दिया? इस बॉडी की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जी नेगेटिव। बस यही 2 पॉइंट आपको याद रखना होगा। ठीक है, एक पॉइंट और याद रख सकते हो, हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि अगर किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका गया तो ये ऊपर गई होगी, फिर वापस ऊपर से जाने के बाद वापस नीचे आई होगी। तो जितने टाइम में ये ऊपर गई होगी, मान लीजिए नीचे से ऊपर जाने में इसको लगा 5 सेकंड, तो 5 ही सेकंड इसको लगेगा ऊपर से नीचे आने में। 5 ही सेकंड लगेगा इसको ऊपर से नीचे आने में। ठीक है, तो जितना टाइम इसको लगेगा ऊपर जाने में, उतना ही टाइम लगेगा इसको ऊपर से नीचे आने में। क्लियर? अब इसके क्वेश्चंस करते हैं तब आपको और समझ में आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन का परफेक्ट।
क्या गेम है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ ब्रिज। किसी ब्रिज के हाइट को एस्टिमेट करने के लिए क्या किया गया, ओवर अ रिवर, वो ब्रिज कहाँ बनी हुई थी, रिवर के ऊपर। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली इन द रिवर, एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, मतलब हाइट, ब्रिज की हाइट को मेजर करने के लिए एक स्टोन को ड्रॉप किया गया ब्रिज से, फ्रॉम ब्रिज। द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर। स्टोन को 2 सेकेंड लगता है वाटर की सरफेस को टच करने में, स्टोन को 2 सेकेंड लगता है वाटर की सरफेस को टच करने में। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। वाटर लेवल से आपको ब्रिज की हाइट बतानी है। जी की वैल्यू आपको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, फिगर के थ्रू दिखाया गया है, ये ब्रिज है, ये वाटर लेवल है। यहाँ से कोई स्टोन ड्रॉप किया गया हुआ है और इस स्टोन को यहाँ से इस वाटर सरफेस तक आने में 2 सेकंड लगा। तो आपको इस ब्रिज की हाइट बतानी है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि इसके क्वेश्चन में कुछ भी आपको गिवन नहीं होता। आप यहाँ से देख सकते हैं, केवल आपको टाइम गिवन है। क्या गिवन है कि 2 सेकंड लगा है, तो आप यहाँ पे पहले लिख लो, आपको क्या गिवन है, t=2 सेकंड, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं तो टाइम हो गया आपका 2 सेकंड। अब बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया गया, ब्रिज से वाटर की तरफ गिराया गया ना, रिवर की तरफ। तो ऊपर से नीचे जब किसी चीज को हम ड्रॉप करते हैं तो क्या चीज जीरो लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेते हैं। तो v आप जीरो ले लो। g, जो आपका g होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का, प्लस का होगा। मैंने बताया था जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो g की वैल्यू आपको प्लस में लेनी है। तो प्लस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास देखिए कई सारे डेटा आ गए, अभी तो केवल एक ही डेटा था, अब हमारे पास 2-3 डेटा आ गए, ठीक है। अब क्या पूछा है, हाइट पूछा है कि ब्रिज की हाइट बताइए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगेगी नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें हाइट है ही नहीं, उसमें तो v बराबर u प्लस gt लगता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी लग सकती है या थर्ड लग सकती है, दोनों लग सकती है, ठीक है। देखते हैं हम क्या लगा सकते हैं। तो सेकेंड वाली लगाते हैं। सो h=ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। देखिए थर्ड वाली आपकी नहीं लगेगी क्योंकि उसमें v चाहिए और v आपको गिवन नहीं है, आपको u गिवन है और v नहीं, तो इसलिए आपकी सेकेंड ही लगेगी। तो बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉल बॉडी h=ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h की वैल्यू आपको एस्टिमेट करनी है, ब्रिज की ये हाइट है, u क्या है 0, तो 0 इंटू टी टाइम 2 सेकेंड, हाफ g की वैल्यू प्लस का 9.8 इंटू टाइम 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि t स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो h आ जाएगा आपका हाफ 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से आप सॉल्व करो, 9.8 2 जा 19.6 मीटर। तो ये आपका h आ गया, मतलब यही आपके ब्रिज की हाइट हो जाएगी, यही आपके ब्रिज की हाइट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो हाइट ऑफ ब्रिज इज 19.6। सो हाइट ऑफ ब्रिज इज 19.6। मीटर। क्लियर। तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे पास है यहाँ पे, देखिए, When a ball is thrown vertically upward, जब किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया नीचे से ऊपर, ठीक है। यहाँ से देखिए ये वाला सीन है, ठीक है। सो इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, यानी जब इसको नीचे से ऊपर फेंका गया तो ये 19.6 मीटर तक गया। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, आपको इनिशियल वेलोसिटी बतानी है, मतलब इस बॉल को किस स्पीड से फेंका गया होगा, एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट, और इस हाईएस्ट पॉइंट तक मतलब 19.6 मीटर तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा होगा। जी की वैल्यू आपको 9.8 लेनी है, ठीक है। चलिए करते हैं। तुमको डेटा क्या क्या गिवन है, डेटा हमको गिवन है कि जो आपकी बॉल गई है वो कितनी हाइट तक गई है, 19.6 मीटर तक। तो h आपको गिवन है 19.6 मीटर तक। जो बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई है वो मैक्सिमम 19.6 मीटर तक गई है। तो
h हो गया 19.6 मीटर। सेकेंड थिंग आपको क्या गिवन है, और कुछ भी नहीं गिवन है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं गिवन है। और आपसे क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है और फिर टाइम टेकन पूछा है कि इस बॉल को नीचे से 19.6 मीटर हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए सबसे पहले कंसिडरेशन, अब जब बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो फाइनल वेलोसिटी को हम 0 कंसीडर करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड या 0 सिंपल ऐसे लिख लो। और g क्या हो जाएगा, g माइनस का 9.8 हो जाएगा। मैंने बताया था जब बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो g की वैल्यू आप नेगेटिव में लेते हो, किसमें लेते हो, नेगेटिव में। तो ये आपका गिवन डेटा हो गया, ये आपका गिवन डेटा हो गया कि आपको क्या क्या गिवन है। हालांकि गिवन आपको यही दिख रहा था, लेकिन ये दोनों चीज भी आपको गिवन है, ठीक है। चलिए अब आपसे क्या पूछा है, आपसे इनिशियल वेलोसिटी। तो बहुत सिंपल सा है, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉल बॉडी क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी। v आपको 0 गिवन है, u आपको कैलकुलेट करना है g 9.8, तो प्लस और यहाँ पे माइनस का 9.8 हो जाएगा। और टाइम आपसे पूछा है, देखिए टाइम भी गिवन नहीं है तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आप क्या करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। हाँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। क्योंकि टाइम यहाँ पर गिवन नहीं था इसलिए ये इक्वेशन क्या हो गई, फ्लॉप हो गई, 2gh। अब v क्या है, v 0 है, आपने 0 कंसीडर किया, और होगा भी जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। और u यू हैव टू कैलकुलेट 2g कितना है, माइनस का 9.8, और h आपको पता है 19.6 मीटर हाइट तक गई है, वो बॉडी 19.6 मीटर हाइट तक गई है। अब ये देखिए, ये प्लस माइनस आ जाएगा और इस पूरी की पूरी चीज को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लूँ, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लूंगा। तो 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6 इक्वल्स टू u स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत पड़ना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखिए 2 इंटू 9.8 करोगे तो 19.6 आ जाएगा, और 19.6 इंटू 19.6 इक्वल्स टू u स्क्वायर, और अगर आप u स्क्वायर का रूट लोगे तो 2 19.6 है, एक बाहर आ जाएगा, 19.6 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। यही आपकी मीटर पर सेकेंड, यही आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, यही आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब आपसे पूछा है कितना टाइम लगेगा इस बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में, तो ये सिंपल है, आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाले हैं, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। अब v आपको पता है 0, u आपको पता चल गया 19.6, g आपको पता है माइनस का 9.8, और t यू हैव टू कैलकुलेट। ये आप पूरी की पूरी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, तो 9.8 इंटू टी प्लस में आ जाएगा, इधर माइनस में, इधर आके प्लस में 19.6, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19.6 डिवाइड बाई 9.8, एंड यू विल गेट 2 सेकेंड। आपको कितना, आपका 2 सेकेंड आ जाएगा। तो उस बॉडी को नीचे से ऊपर, यानी कि नीचे से मतलब एकदम जहाँ से फेंका गया था उस पॉइंट से और 19.6 मीटर हाइट तक जाने में 2 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा, 2 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं फॉर फ्रीली फॉल बॉडी के, ठीक है। बस आपको यही 2-3 पॉइंट्स, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद होना चाहिए और आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, कब हम g को पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव लेंगे, कब हम v को 0 लेंगे, कब हम u को 0 लेंगे, और मैंने सब आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब आई होप सो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखिए अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ मास को डिस्कस करेंगे और वेट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है मास और वेट को लेकर के, तो आज आपकी कंफ्यूजन सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए मास और वेट को हम कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मास क्या है, मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लो, द मास ऑफ बॉडी, कुछ पॉइंट्स आपको लिखाएंगे इंपॉर्टेंट, तो उस पॉइंट्स वाइज लिख लीजिए। मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी बॉडी में कितना मैटर की कितनी क्वांटिटी है
इसी चीज को हम बोलते हैं मास। तो मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in it, contained in it, contained in it, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। क्या है कि किसी भी बॉडी के अंदर जितना मैटर है, मैटर की जो क्वांटिटी है वही मास है, वही उस बॉडी का मास है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, कंटेन्ड इन इट। सेकेंड पॉइंट देखें तो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, आपको पहले भी समझाया था किस तरीके से स्केलर क्वांटिटी है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट देखें तो एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस कर लें। तो एसआई यूनिट मास की क्या होती है, आपको पता है, केजी। एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट केजी है। ग्राम, देखिए ग्राम भी इसकी यूनिट है, ग्राम भी इसकी यूनिट है, मिलीग्राम भी इसकी यूनिट है, लेकिन जो केजी है ये इसकी एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, और ग्राम भी इसकी यूनिट है, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, मिलीग्राम भी मास की यूनिट है, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट मास की क्या है, केजी है, किलोग्राम। और एक दो पॉइंट और देख लीजिए आप इसमें, जो मास होगा बॉडी का, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो कभी भी प्लेस के साथ वेरी नहीं करेगा। मतलब मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, डजंट वेरी विद प्लेस। मास ऑफ बॉडी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है, इट डजंट वेरी विद प्लेस। अभी हम देखेंगे वेट, वेट हमारा वेरी करता है प्लेस के साथ, अलग अलग जगह पे लेके जाओगे तो बॉडी का वेट अलग अलग होगा, लेकिन मास ऑफ बॉडी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इट डजंट वेरी विद प्लेस, प्लेस के साथ ये वेरी नहीं करता, जगह के साथ ये वेरी नहीं करता। ठीक है, मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट है। जैसे सिंपल सी बात अगर हम आपको समझाएं तो अगर कोई बॉडी अर्थ पे 60 केजी की है, अब देखिए 60 केजी की होगी क्योंकि यूनिट तो केजी है। तो अगर कोई बॉडी अर्थ पे 60 केजी की है, तो अगर हम उसको मून पर लेके जाएं तब भी वो 60 केजी की होगी। क्यों? क्योंकि मास ऑफ बॉडी जो है वो कांस्टेंट है, वो बदलती नहीं है, वो किसी भी प्लेस के साथ वेरी नहीं करती है। आप उसको कहीं पे लेके चले जाओ, मून पे लेके चले जाओ, जुपिटर पे लेके चले जाओ, मार्स पे लेके चले जाओ, वो 60 केजी की है तो वो 60 केजी की ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और एक और पॉइंट आप समझ सकते हैं, मास ऑफ बॉडी कांट बी जीरो। किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है कभी भी। इवन कोई चींटी भी है, कोई एंट भी है, तो उसका भी मास जीरो नहीं होगा, होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा कभी भी। तो किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो मास ऑफ बॉडी कांट बी जीरो। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको सही से समझ लोगे तो आपको मास में दिक्कत नहीं आएगी, स्पेशली ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट अक्सर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम करता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। बॉडी का जो मास होगा वो कांस्टेंट होगा, वो कभी भी वेरी नहीं करेगा। अगर बॉडी 50 केजी की है तो वो दुनिया में उसको कहीं पे लेके चले जाओ, यूनिवर्स में कहीं पे लेके चले जाओ, किसी दूसरी गैलेक्सी पे छोड़ाओ, उसका मास 50 केजी ही रहेगा, वो कभी वेरी नहीं करेगा। बस इतनी सी सिंपल सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाकी ये सब चीज़ें मेमोराइज करने वाली है, याद कर लोगे। इसका एप्लीकेशन है, और ये पॉइंट ध्यान रखना कि मास ऑफ बॉडी कांट बी जीरो। किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, उसका मास कुछ भी होगा लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम वेट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेट के बारे में देखिए क्या है एक्चुअली। वेट क्या है, वेट एक फोर्स है। अभी हम इसकी यूनिट देखेंगे तो वेट की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, वेट क्या है, एक फोर्स है, और जो वो फोर्स कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगी। ठीक है, वो फोर्स कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगी हमारे ऊपर, हमारे ऊपर। ठीक है, तो वेट को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे देखेंगे, द वेट ऑफ अ बॉडी, द वेट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो वेट होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ भी हो सकता है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स with which it is attracted toward the center of earth, attracted toward the center of earth, towards the center of earth, center of earth, ठीक है। डेफिनेशन आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होगी, लेकिन मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या वेट, किसी भी बॉडी का जो वेट होगा, वेट ऑफ बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। जैसे सपोज करिए ये अर्थ है और कोई बॉडी यहाँ पर है, कोई बॉडी यहाँ पर खड़ी हुई है, तो इस बॉडी पे जो इसका वेट होगा वो क्या होगा कि इसको किस फोर्स से इसको इसके सेंटर की तरफ खींचा जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है, किस फोर्स से इस बॉडी को इसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। यही चीज होता है वेट, किस फोर्स से इस बॉडी को अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है। आपको पता है कि अर्थ फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जैसे ही अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तुरंत ये जमीन पे आ जाएगा। अब जमीन के नीचे इस वजह से नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैटर है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। अगर ये सॉलिड ना होता तो फिर तो ये नीचे चला जाता, ठीक है। जैसे स्पेस में होता नहीं है, अगर आपने कोई चीज ड्रॉप की तो नीचे चली गई, लेकिन नीचे जाके क्यों रुक गई, क्योंकि अब इसके नीचे कुछ मटेरियल है। कहने का मतलब है कि सॉलिड बाउंड्री है, तो इस वजह से अब ये नीचे नहीं जा सकती है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का वेट ये है कि उसको किस फोर्स से अट्रैक्ट किया जा रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। और सेंटर ऑफ अर्थ क्या है, फोर्स की डायरेक्शन होती है। आपको पता है फोर्स कैसी यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका क्या होगा, डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है। तो आई होप सो अब आपका वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेट क्या है। वेट वो फोर्स है जिससे किसी भी बॉडी को अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। बस वेट और कुछ भी नहीं, वेट बस एक फोर्स है जिससे किसी भी बॉडी को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचा जाता है। तो फोर्स इक्वल्स टू आप क्या जानते हो, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन जानते हो ना। अब यहाँ फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, वही फोर्स वेट के बराबर होगा, वही तो फोर्स वेट के बराबर होगा। जिस फोर्स से बॉडी को खींचा जा रहा है वही तो वेट है, ठीक है। तो वेट हो गया, यानी फोर्स बन गया वेट, और मास ऑफ बॉडी वो मास ही है। और एक्सीलरेशन बॉडी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। तो वेट इक्वल टू m इंटू जी फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, किसी भी बॉडी का वेट निकालने का ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर कोई बॉडी 1 kg की है, ठीक है, अगर कोई बॉडी 1 kg की है तो उसका वेट कितना होगा, आप यहाँ से डाल सकते हो। देखो 1 kg और g की वैल्यू 9.8, तो उसका वेट कितना होगा 9.8, और यूनिट क्या होगी, न्यूटन। आपको पता है वेट क्या है, फोर्स है। वेट इज नन अदर देन अ फोर्स। वेट कुछ और नहीं, केवल एक सिंपल सा फोर्स है। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। तो अब एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स, सॉरी मैं यहाँ फोर्स लिख जाऊँ, वेट होगा। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। और ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, अब बताइए, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज अ, जैसे हमने पढ़ा था मास स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन वेट क्या, देखिए मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन, और वेट क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट और, जैसे आपने पढ़ा था कि जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरी करता है। वेट कैन नॉट बी, कांट बी
कांस्टेंट, कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। इट डिपेंड ऑन, इट वेरी विथ पोजीशन ऑफ बॉडी, बॉडी की पोजीशन पे के साथ वेरी करेगा, पोजीशन ऑफ बॉडी या पोजीशन और प्लेस, पोजीशन और प्लेस बोल सकते हैं कि बॉडी कहाँ पर रखी हुई है, इन सब चीज़ों पे, बॉडी कहाँ पर रखी हुई है इन सब चीज़ों पे ये वेरी करेगा, ठीक है। मून पे रखी हुई है तो अलग वेट होगा, अर्थ पे तो अलग वेट होगा, जुपिटर पे अगर ले जाएं तो अलग वेट होगा, मार्स पे ले जाएं तो अलग वेट होगा, ठीक है। वेरी विथ पोजीशन और प्लेस ऑफ बॉडी, बॉडी के पोजीशन और प्लेस पे डिपेंड करेगा कि बॉडी किस जगह पर और किस पोजीशन पर है। और एक चीज और समझ लीजिए, जैसे यहाँ हमने देखा था मास, किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, लेकिन बॉडी का वेट जीरो हो सकता है। तो वेट ऑफ बॉडी कैन बी जीरो, वेट ऑफ बॉडी कैन बी जीरो, बॉडी कैन बी जीरो। जैसे अभी अभी हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो के क्या बात की थी कि अगर हम बॉडी को, किसी भी बॉडी को अर्थ के सेंटर पे ले जाएं तो वहां पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। और अगर जी की वैल्यू जीरो हो गई तो एम इंटू जी, बॉडी चाहे जितना हैवी हो, अगर 100 kg का भी बॉडी होगा, जी जीरो हो गया तो वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 0 न्यूटन। तो बॉडी क्या हो जाएगी, सेंटर पे वेटलेसनेस हो जाएगी। वेटलेसनेस मतलब उसके अंदर से सारा वेट खत्म हो जाएगा, उसके अंदर से सारा वेट खत्म हो जाएगा। सारा वेट मतलब कि जो भी फोर्स लग रहा होगा अर्थ का, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था वेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर आपने सही से सुना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वेट के क्वेश्चंस को करने में या मास के क्वेश्चन को करने में। चलिए अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं वेट और मास का पूरी तरीके से। देखिए क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ बॉडी इज 5 kg, व्हाट इज इट्स वेट। एक बॉडी का मास 5 kg है, इसका वेट बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, मास हमको 5 kg गिवन है और वेट हमसे पूछा है, तो W हमको पता है, W इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है अभी। तो मास हो गया 5 और G की वैल्यू 9.8 होती है, आपको पता है। तो वेट उस बॉडी का कितना हो जाएगा, 49 न्यूटन। तो आप लिख देंगे, सो वेट ऑफ बॉडी इज 49 न्यूटन। सो वेट ऑफ बॉडी इज 49 न्यूटन, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिस टाइम यू हैव अ वेट ऑफ बॉडी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का मास बताना है, हुज वेट इज 49 न्यूटन। किसी ऑब्जेक्ट का मास बताना है जिसका वेट 49 न्यूटन है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता है, W इक्वल टू M इंटू जी, उसी में अप्लाई, आप वैल्यू पुट कर दो। वेट 49 न्यूटन, मास आपसे पूछा है और जी आपको पता है 9.8 होता है। दिस इम्प्लाइज दैट मास क्या हो जाएगा, 49 डिवाइड बाई 9.8। तो आप इसको डिवाइड करोगे, यू विल गेट 5 kg। आपको 5 kg उस ऑब्जेक्ट का मास मिल जाएगा। तो आप लिख दोगे, सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज, सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 kg। सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 kg। क्लियर। एक क्वेश्चन और अच्छा सा करते हैं, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ। एक आदमी है जिसका वेट कितना है, 600 न्यूटन अर्थ पे। व्हाट इज हिज मास, इसका मास बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बॉडी मास, जो मैन है उसका वेट कितना गिवन है, 600 न्यूटन, और इसका मास बताना है आपको। और आपसे कहा है जी की वैल्यू 10 लेनी है। जी की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो निकाल दीजिए आप, W इक्वल टू M इंटू जी लगा दो। W आपको 600 न्यूटन की वैन है और M आपको निकालना है और G आप 10 ले लो। तो M कितना हो जाएगा, 60 kg। तो उस बॉडी का यानी उस पर्सन का मास कितना आ जाएगा, 60 kg। ये एक सिंपल सा पार्ट हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या कि मैंने, इफ ही वर टेकन टू द मून, अगर उसको मून पर ले गया जाए, या उसको अगर मून पर ले जाया जाए, तो हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन। अगर उसका, तो उसका वेट जो होगा 100 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज हिज मास ऑन द मून, इसका मून पर क्या मास होगा। तो देखिए क्या होगा, मून पर ही मास वही होगा, क्योंकि आपको पता है कि मास कांस्टेंट क्वांटिटी है जो वेरी नहीं करती है प्लेस के साथ। आप कहीं पे लेके चले जाओ बॉडी को, बॉडी का मास उतना ही होगा। तो मास ऑफ बॉडी ऑन मून विल बी 60 डिग्री,
ऑन मून, mass of body on moon कितना होगा 60 kg, विल बी 60 kg। क्यों? क्योंकि मास जो होता है वो वेरी नहीं करता है, वेट वेरी करता है, और वेट तो वेरी हो ही चुका है। यहाँ पे देखिए 600 न्यूटन था अर्थ पे और 100 न्यूटन हो गया क्या मून पे। तो वेट वेरी करता है लेकिन मास कभी वेरी नहीं करता है। तो मास कितना हो जाएगा मून पर 60 kg, यानी कि जो अर्थ पे था वही मास पर्सन का मून पर भी होगा, और होना भी यही चाहिए क्योंकि मास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आपका ग्रेविटेशन पार्ट खत्म हुआ है, इस चैप्टर का ग्रेविटेशन पार्ट खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से प्रेशर पार्ट्स को देखेंगे। ठीक है, प्रेशर के पार्ट को देखेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको डेटा बता दूं कि वो तो आपको शायद मैंने बता दिया था पहले भी, हाँ पहले भी बता दिया था कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अर्थ मून पर वो कितना होता है 1/6 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो किसी भी बॉडी का जो वेट होगा मून पर वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होगा। कितना होगा 1/6 होगा। ठीक है, सेम अप्रोच लगाएंगे तो, क्योंकि m इंटू जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको यही रिलेशन मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी 660 kg की है, 60 न्यूटन की है, कोई बॉडी 60 न्यूटन की अर्थ पे है तो मून पे कितने न्यूटन की हो जाएगी 10 न्यूटन की हो जाएगी। कितने न्यूटन की हो जाएगी 10 न्यूटन की। अगर कोई बॉडी 600 न्यूटन की है अर्थ पे तो मून पे कितने न्यूटन की हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, तो 100 न्यूटन की हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई बॉडी मून पर 20 न्यूटन की है तो अर्थ पे कितने न्यूटन की हो जाएगी, इसको 6 से आप मल्टीप्लाई करा दोगे 120 न्यूटन की हो जाएगी। अर्थ पे इसका वेट 120 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा आप ध्यान रखिएगा, ये डेटा, और ये तो शायद आपको पहले भी पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिए फिर आज की वीडियो में हम इतने टॉपिक्स को देखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस प्रेशर। ओके, सो थैंक यू।